हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नए चैप्टर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया विच इज सॉल्यूशन, और एक चैप्टर हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंप्लीट किया अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। आई होप कि आप लोगों ने वो अच्छे से याद कर लिया होगा। अब आज हम लोग एक बहुत ही आसान चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। बहुत आसान चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। जितने बच्चे कम भी मेहनत कर रहे हैं वो यदि ध्यान से पढ़ेंगे इस चैप्टर को तो ये चैप्टर में मार्क्स उनको बहुत अच्छे से मिल सकते हैं। ये चैप्टर किस चीज के बारे में है उसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। तो हम लोग 11 साइंस के अंदर जो पढ़ के आए हैं उसके बारे में थोड़ा बात करें तो सबसे पहले हम लोगों ने एक टर्म डिफाइन करी थी जिसके थ्रू हम लोग ये तय कर पाए थे कि रिएक्शन अकर इटसेल्फ और नॉट, द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन हम लोग तय करते थे डेल्टा जी से। इफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज नेगेटिव then the reaction is spontaneous. Reaction is a spontaneous. तो spontaneous है कि नहीं वो तय करने के लिए हमने डेल्टा जी टर्म का यूज किया। आपको पता होगा गिब्स फ्री एनर्जी का यूज किया था हम लोगों ने। सेकेंड पॉइंट आता है यदि रिएक्शन इटसेल्फ हो रहा है, स्पॉन्टेनियस है, तो दूसरा क्वेश्चन आता है कि वो रिएक्शन कितने प्रोपोर्शन पे प्रोडक्ट देता है। तो यहां पर रिएक्टेंट कितने प्रोपोर्शन पे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है, मींस प्रोपोर्शन ऑफ प्रोडक्ट कितनी है, या अभी और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा कि रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा वो तय करना। तो उसके लिए हमने केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर QC करके एक टर्म डिफाइन करी थी जिसमें ऊपर की तरफ हम लोग लेते थे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड नीचे की तरफ हम लोग ले रहे थे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का डिफरेंस ले लीजिए तो आपको नीचे की मींस रेशियो ले लीजिए, डिफरेंस नहीं रेशियो ले लीजिए तो आपको क्या मिलेगा QC। आपको पता है इसकी कंपैरिजन हम KC के साथ करते थे। यदि KC बड़ा है QC से तो और प्रोडक्ट बनने वाली है अभी, यदि KC छोटा है और QC बड़ा है तो रिएक्टेंट बनने वाला है, प्रोडक्ट खत्म हो जाएगी या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम होगा। ये हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो यहां पर पहले तो रिएक्शन अपने आप होगा कि द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन वी कैन डिटरमाइन बाय द डेल्टा जी। देन आफ्टर बाय QC हम लोग तय करते थे कि रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जाएगा, मींस प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगी कि रिएक्टेंट बनेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये थर्ड पॉइंट कि कितने टाइम में रिएक्शन खत्म होगा, मींस द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा, रिएक्शन कंप्लीट होने में टाइम कितना लगेगा। क्या ये पॉइंट आया है अब तक? तो ये पॉइंट नहीं आया और इसी चैप्टर में हम लोग ये रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके, ये हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके। अब जो हम पढ़ने वाले दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन, जो हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं। अब रेट के अकॉर्डिंग बात करी जाए तो देखिए अकॉर्डिंग टू रेट रिएक्शन को हम लोग 3 डिफरेंट कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला होता है जिसको हम बोलते हैं फास्ट रिएक्शन। फर्स्ट वन इज अ फास्ट रिएक्शन। सेकेंड जो है उसको हम बोलते हैं स्लो रिएक्शन। एंड थर्ड है जिसे हम लोग बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन। तो 3 डिफरेंट कैटेगरी के रिएक्शंस होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, जिसमें सबसे पहला है फास्ट रिएक्शन। अब फास्ट रिएक्शन का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है द रिएक्शन टेक fraction of second time to complete.
रिएक्शन टेक्स फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड टू कंप्लीट। तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड टाइम में यदि रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? फास्ट रिएक्शन बोलेंगे। सेकेंड है स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन मींस स्लोली रिएक्शन हो रहा है। इसका मतलब इसमें हम लोग बोल सकते हैं रिएक्शन टेक्स सो मेनी टाइम्स, सो मच टाइम्स, दैट मींस ये हमको कंप्लीट होने में मंथ्स भी लग सकते हैं एंड ईयर्स भी लग सकते हैं। मंथ्स एंड ईयर्स टू कंप्लीट द रिएक्शन। इट टेक्स मंथ्स और ईयर्स टू टेक कंप्लीट द रिएक्शन। थर्ड कैटेगरी इज मॉडरेट रिएक्शन, जो मीडियम स्पीड से हो रहे हैं। इसका मतलब ये रिएक्शन कंप्लीट होने में सेकंड जितना टाइम लग सकता है, या फिर मिनट जितना टाइम लग सकता है, या फिर आवर्स जितना टाइम लग सकता है, आवर्स जितना भी टाइम लग सकता है। तो इट टेक्स सेकेंड्स, मिनट्स और आवर्स टू कंप्लीट द रिएक्शंस। तो ये तीन तरह के डिफरेंट रिएक्शन है जो स्पीड के अकॉर्डिंग हम लोग ये बात करते हैं, या रेट के अकॉर्डिंग हम लोग इसे क्लासिफाई करते हैं। अंडरस्टूड? देखिए, हर रिएक्शन अलग अलग स्पीड से होता है, तो कौन सी स्पीड हमारे लिए सही है रेट को डिटरमाइन करने के लिए? पहले मैं इसके एग्जांपल दे दूं, फिर इसके बारे में बात करते हैं। फास्ट रिएक्शन कौन से होते हैं बेटा? बहुत जल्दी से हो जाए ऐसे रिएक्शन। आयोनिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन हु कंप्लीट इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल लिख सकते हैं। द स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, NaOH एंड HCl दोनों मिला के NaCl एंड वाटर रिलीज होता है। आप यदि लेबोरेटरी में जाओ, लॉकडाउन खत्म होने के बाद जब भी आप लेबोरेटरी में जाओ तो ये टेस्ट जरूर करना। कंसंट्रेटेड HCl ले लेना टेस्ट ट्यूब के अंदर एंड NaOH डालना। ऊपर से NaOH डाल के आप देखोगे ना नीचे की तरफ, उससे पहले तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। मींस ये रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं। स्लो रिएक्शन का मतलब है इट टेक्स मंथ्स और ईयर्स टू कंप्लीट द रिएक्शन। ऐसे कौन से रिएक्शन है बेटा? बहुत आसान है। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन को रस्ट लगता है। अब मान के चलो एक विंडो आयरन की आपने बनाई, अब क्या कल उठ के आप देखोगे तो वहां पर रस्टिंग लगेगा? नहीं। इट टेक्स ईयर्स टू रस्ट द आयरन्स। अंडरस्टूड? तो रस्टिंग लगने में 1-2 साल लग सकते हैं। मॉडरेट रिएक्शन, ऐसे कौन से रिएक्शन है? तो बहुत सारे रिएक्शन है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ द सुक्रोज, हाइड्रोलाइसिस ऑफ द सुक्रोज, या फिर हेबर प्रोसेस से हम लोग अमोनिया बना ले। डाइनाइट्रोजन गैस रिएक्ट विद द 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, इट गिव्स 2 मोल ऑफ अमोनिया। तो एग्जांपल तो कोई भी हो सकते हैं। बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे हैं जो मॉडरेट रिएक्शन में आएंगे। तो अब यदि आपसे मैं क्वेश्चन करूं कि ये तीनों टाइप में से कौन सी टाइप बेस्ट है हमारे लिए रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन को अच्छे से हम लोग कब तय कर पाएंगे? कौन से रिएक्शन में? फास्ट रिएक्शन में, स्लो रिएक्शन में, कि मॉडरेट रिएक्शन में? फास्ट रिएक्शन में प्रॉब्लम क्या होगा? कुछ समझो उससे पहले रिएक्शन खत्म हो जाएगा, आपको टाइम ही नहीं मिल रहा कुछ समझने के लिए। स्लो रिएक्शन में बहुत टाइम लगेगा, टाइम कंजप्शन प्रोसेस है। जबकि मॉडरेट रिएक्शन को देखें तो इन टाइम खत्म हो जाता है, सेकंड, मिनट्स और आवर्स में खत्म हो जाता है। तो आप समझ भी पाओगे और रिएक्शन खत्म भी होता है। तो हमारे लिए इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मॉडरेट रिएक्शंस। तो हम लोग बात करने वाले हैं अब मॉडरेट रिएक्शंस के बारे में। तो जितने भी एग्जांपल मेजॉरिटी केस में हम लेंगे इस चैप्टर के अंदर, वो सारे एग्जांपल्स मॉडरेट रिएक्शन के चूज करेंगे हम लोग। ओके, चलिए नोट करिए, फिर आगे बढ़ना है हम लोगों को। अब हमको देखना है रेट ऑफ रिएक्शन, जो चैप्टर का मेन पार्ट है। यही पार्ट के ऊपर पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। देखो, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे हम लोगों को डिटरमाइन करना है। तो ध्यान ये रखो, इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कोई भी रिएक्शन होता है, रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं एंड हमको क्या दे रहे हैं? प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसमें रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में बाय द टाइम क्या होगा? जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा। हम सबको पता है, यदि हम प्रूव करना चाहे तो कर भी सकते हैं। हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा हुआ है और उसमें हम लोगों ने देखा था कि T = 0 टाइम पे
मान के चलो ये कंसेंट्रेशन ए है, स्मॉल ए कंसेंट्रेशन है रिएक्टेंट का, एंड प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन इनिशियली 0 होता है। अब जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, मान के चलो कोई टी टाइम है जिसमें ए में से x जितने कंसेंट्रेशन को कन्वर्ट किया गया प्रोडक्ट्स में, तो प्रोडक्ट्स का कंसेंट्रेशन x हो जाएगा एंड रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन में से x जितना कंसेंट्रेशन कम हो जाएगा। यहां पर समझने की बात यह है कि रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन में जितना डिक्रीज आता है, एग्जैक्ट उतना इंक्रीज प्रोडक्ट के कंसेंट्रेशन में आ रहा है। जब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है 1 मोल, उस टाइम पे x डिक्रीज होता है, x इंक्रीज होता है। और यहां पर मान के चलो कि कंप्लीट हो गया रिएक्शन, टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, तो एट दैट टाइम ये जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि 100% प्रोडक्ट रिएक्टेंट की एफिशिएंसी है ऐसा मान लो, रिएक्शन 100% होता है ऐसा मान लो। एक्चुअली ऐसा कोई रिएक्शन होता नहीं, लेकिन मान लो, तो उस केस में ए से यहां पर क्या बनेगा 0, तो रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन डिक्रीज होके 0 हो जाएगा, तो उस टाइम पे प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन इंक्रीज होके ए हो जाएगा। तो यहां पर आपको जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन में डिक्रीज आ रहा है एंड प्रोडक्ट के कंसेंट्रेशन में इंक्रीज आ रहा है। ऐसे मत देखो a to x, x to 0, ऐसे मत देखो। आप देखो कि 0 to x आए तो वो बढ़ा, और x से a तरफ आए तो ये भी बढ़ गया। तो यहां पर जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, कंसेंट्रेशन बढ़ता है यदि हम बात करें प्रोडक्ट की, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता है कंसेंट्रेशन कम होता है यदि हम बात करें रिएक्टेंट्स। ओके, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पर रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू बुक चले जाते हैं हम लोग, तो मान के चलो कि इनिशियली टी टाइम पे 0 कंसेंट्रेशन, t इज इक्वल टू 0 ले लो, लेकिन अब कोई t1 टाइम है तो होगा क्या, इनिशियली आपका कंसेंट्रेशन इसका कितना लेना है हमें 0, कब t इज इक्वल टू 0 टाइम पे, मींस जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं किया गया उस टाइम पे रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन कितना है R0, ये तो होगा ही नहीं। लेकिन अब t1 टाइम आ गया, t1 टाइम पे रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन कम हुआ और वो बन गया R1, एंड R0 में से R1 जितना बच गया तो बाकी जो माइनस हुआ वो कन्वर्ट हो गया P1 में, प्रोडक्ट में बन गया। ये स्क्वायर ब्रैकेट ही यहां पर हमें रिप्रेजेंट करना है, बिकॉज स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट द कंसेंट्रेशन, और वी कैन से मोलर कंसेंट्रेशन। यदि आपका T2 है यहां पर टाइम, तो ये डिक्रीज होके बन गया R2 और ये इंक्रीज होके बन गया P2। मैं जो वर्ड बोल रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। यहां पर रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन कम हो रहा है एंड प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है। अब होगा क्या बेटा, समझना ध्यान से, हमें इस सेक्शन की बहुत जरूरत है, ये एरिया की हमको जरूरत है। यहां पर टाइम का डिफरेंस कितना आया, तो T2 माइनस T1 जितना टाइम का डिफरेंस आया। यहां पर रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन का डिफरेंस कितना आया, तो उसे हम लिखेंगे R2 माइनस R1। अब ध्यान रखना, एक्चुअल में R1 एंड R2 में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, R1। R2 तो कम वैल्यू है, तो ये छोटी वैल्यू है और ये बड़ी वैल्यू है, तो आंसर इसका कैसा रहेगा, नेगेटिव। याद रखना, आंसर विल बी नेगेटिव। एंड यहां पर डेल्टा P आएगा। अब डेल्टा P मींस चेंज इन अ प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन, तो यहां पर P1 एंड P2, इसमें आएगा P2 माइनस P1, P2 माइनस P1। अब हमको यहां पर मैंने हेडिंग क्या लिखा है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो मुझे तो रेट निकालना है। आप एक काम करिए, सबसे पहले सोचिए कि आप कोई व्हीकल लेके घर से कहीं पर्टिकुलर लोकेशन पे निकले हो, तो आपको पता है कि घर से उस लोकेशन पे जाना है तो कितने किलोमीटर है। दूसरी चीज, आप जब निकलते हो उसका टाइम मेजरमेंट कर लो एंड पहुंच के तुरंत टाइम देख लो, तो आपने कितने टाइम में कितने किलोमीटर कवर किए वो आप देख लोगे, और फिर हर एक किलोमीटर के लिए कितना टाइम लगा वो आप निकाल लोगे। दैट मीन्स आपको आपकी स्पीड पता चल जाएगी, आपका रेट पता चल जाएगा कि कितनी स्पीड से आप व्हीकल लेके गए हो। एग्जैक्टली केमिकल रिएक्शन के अंदर यदि हमको रेट डिटरमाइन करना है, तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन में डिक्रीज होता है एंड प्रोडक्ट के कंसेंट्रेशन में इंक्रीज होता है। तो आप लोग क्या करो, चेंज इन
concentration of reactant or change in a concentration of product with respect to time, ये ले लो तो आप रेट डिटरमाइन कर पाओगे। तो यहां पर यदि आपको केमिकल रेट लिखना है तो केमिकल रेट का मतलब क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ reactants or products with respect to change in time, इसी को हम लोग रिएक्शन का रेट बोलते हैं। यदि आप मोटरसाइकिल लेके या कोई व्हीकल लेके निकल रहे हो तो वहां पर किलोमीटर पर टाइम लगेगा, राइट, किलोमीटर्स पर आवर्स ऐसे हम लोग लिखते हैं। यहां पर क्या रहेगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स एंड चेंज इन टाइम। अब आप लोग इसका यूज करो, ये है चेंज इन टाइम, ये है चेंज इन रिएक्टेंट, ये है चेंज इन प्रोडक्ट। तो यहां पर मुझे रेट लिखना है तो रेट इज इक्वल टू क्या लिखूं मैं, यहां पर लिखूंगा डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, ये रिएक्टेंट के रेफरेंस में है। अब बेटा मुझे बताओ कि ये आंसर कैसा, ये डेल्टा आर की वैल्यू कैसी रहेगी, नेगेटिव साइन वाली रहेगी, क्यों, क्योंकि R1 की वैल्यू कैसी है, बड़ी है, और R2 की वैल्यू कैसी है, छोटी है। तो फाइनल आंसर मेरा कैसा रहेगा, नेगेटिव। लेकिन उस नेगेटिव आंसर को मुझे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो मैं यहां पर माइनस से मल्टीप्लाई कर लूंगा। रेट ऑफ रिएक्टेंट के रेफरेंस में जब आप रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिटरमाइन करते हो तो ऑलवेज याद रखना डेल्टा आर बाय डेल्टा टी को माइनस से मल्टीप्लाई करना है। ये माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इट्स रिप्रेजेंट the decrease in a concentration of reactants, decrease in a concentration of reactants। तो माइनस साइन कंसंट्रेशन में डिक्रीज को रिप्रेजेंट करती है। सिमिलरली यदि मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो यहां पर प्लस लिखूंगा और डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी ले लूंगा। चेंज इन अ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन डेल्टा टी, ये प्लस प्लस क्यों, क्योंकि आंसर इसका प्लस ही आने वाला है और मुझे प्लस ही चाहिए। इसको डेल्टा आर का आंसर नेगेटिव आएगा और मैंने नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो फाइनल आंसर विल बी पॉजिटिव। रेट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए मुझे फाइनल आंसर लाना किसमें है, पॉजिटिव में लाना है। और फाइनल आंसर पॉजिटिव में लाने के लिए मैंने यहां पर माइनस से मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब आपको लगेगा सर यहां पर इज इक्वल टू क्यों आया, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, ये रिएक्शन हो रहा है तो बीच में इज इक्वल टू क्यों आया, इसीलिए क्योंकि सिर्फ आप डिक्रीज इन अ रिएक्टेंट मेजर कर लो या इंक्रीज इन अ प्रोडक्ट मेजर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों आंसर सेम ही होते हैं बेटा, तो ये ध्यान रखना है। ओके, चलिए अब यहां पर मुझे रेट तो मिल गया, अभी और इसको और अलग से डिफाइन करना है तो कर सकते हैं हम लोग, लेकिन डिफरेंट स्टोकियोमेट्री के लिए रेट क्या हो सकता है उसके बारे में भी मुझे बात करनी है, इसको ग्राफिकल मेथड से भी रिप्रेजेंट करके आपको बताना है। ओके, और एक चीज यहां पर मैं लिख लूं, रेट इज इक्वल टू यहां पर लिख सकते हैं डेल्टा आर बाय डेल्टा टी की जगह मैं ये पूरा लिखूं तो क्या आएगा, माइनस R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1, और यहां पर क्या आएगा P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। तो ये लिखो या ये लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका आंसर यही से तो आने वाला है, यही मैंने बताया आप लोगों को। ओके, तो अब और भी मुझे यहां पर बताना है, यूनिट कैसे डिसाइड करते हैं वो देख लेते हैं। यूनिट ऑफ रेट, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट देख लेते हैं। ऊपर क्या है बेटा, कंसंट्रेशन, नीचे क्या है, टाइम। तो यहां पर रेट का यूनिट आएगा कंसंट्रेशन बाय टाइम, कंसंट्रेशन बाय टाइम। अब कंसंट्रेशन ज्यादातर केस में हम मोलारिटी में लेते हैं, तो यहां पर आएगा मोल पर लीटर इनटू टाइम को ले लो सेकेंड में, तो ये यूनिट हो गया मोल पर लीटर और सेकेंड, या मोल पर लीटर को आप मोलारिटी में रिप्रेजेंट कर लो तो यहां पर आएगा मोलारिटी अपॉन सेकेंड। इस मोलारिटी अपॉन सेकेंड को हम लोग कैपिटल M बाय S भी लिखते हैं शॉर्ट में, मोलारिटी
per second. और यदि if you have a reaction with the gaseous system, means gaseous state में reactant and gaseous state में product है, तो उस केस में यदि आपको रेट लिखना है तो याद रखना गैस के लिए कंसंट्रेशन होता है उसका प्रेशर, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे प्रेशर अपॉन टाइम, एंड प्रेशर अपॉन टाइम, तो प्रेशर का यूनिट में ले लूं एटमॉस्फेयर, नीचे ले लूं सेकेंड, तो एटमॉस्फेयर पर सेकेंड यदि गैसियस सिस्टम है मेरे पास तो ये इसका यूनिट आएगा, तो एटमॉस्फेयर पर सेकेंड आएगा, इसमें मोल पर लीटर पर सेकेंड और मोलारिटी पर सेकेंड। दीज आर द यूनिट्स व्हिच आर पॉसिबल फॉर रेट ऑफ रिएक्शंस। चलिए इसे नोट करिए, फिर मुझे ग्राफिकल मेथड से आपको रेट बताना है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। रेट ऑफ रिएक्शन में थोड़ी बहुत बात हमने ऑलरेडी कर ली है, अब हमको ग्राफिकल मेथड से पढ़ना है, लेकिन उससे पहले एक चीज याद रखिए कि रेट जो है वो दो तरह के होते हैं। दो तरह के रेट होते हैं, एक होता है जिसे हम लोग बोलेंगे एवरेज रेट, एवरेज रेट, एंड दूसरा जो होता है इसे बोलते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट। अब ये दोनों में फर्क क्या है उसके बारे में बात करते हैं। मान के चलो आप व्हीकल लेके निकले हो पर्टिकुलर पॉइंट से कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना है, तो जब वहां से आप निकल रहे हो क्या पूरा रास्ता आपके लिए ओपन होगा? नहीं, वहां पर बम्प आएंगे, वहां पर ट्रैफिक हो सकता है, सिग्नल आ सकता है, तो हो क्या सकता है कि मल्टीपल टास्क से आपको गुजरना पड़ेगा, तो आपकी स्पीड जो है वो वेरी कर जाएगी, आपकी स्पीड चेंज होती रहेगी। इसका मतलब ये है कि जब आप निकल रहे हो और जब आप पहुंच रहे हो वहां का आपको टाइम का डिफरेंस पता होना चाहिए एंड किलोमीटर पता होना चाहिए, तो यू कैन फाइंड योर एवरेज रेट। कभी 60 किलोमीटर होगा, कभी 70 किलोमीटर पर आवर होगा, कभी 80 किलोमीटर पर आवर होगा, तो कभी 40 किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है। तो आप क्या निकालोगे? एवरेज रेट निकालोगे आपका। लेकिन इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब क्या है? मैं यदि आपको पर्टिकुलर लोकेशन दे दूं, पर्टिकुलर इंस्टेंट दे दूं कि यही इंस्टेंट पे यही लोकेशन पे आपका रेट कितना था, तो वहां पर डिफरेंस ज्यादा नहीं रहेगा। पर्टिकुलर आप बता सकते हो कि इस एरिया में मैं 70 किलोमीटर पर आवर से गुजरा था या 40 किलोमीटर पर आवर से गुजर गया था। अंडरस्टूड? तो कहने का मतलब यह है कि दो तरह के रेट होते हैं, एवरेज रेट एंड सेकेंड वन इज अ इंस्टेंटेनियस रेट। अब हमको ग्राफिकल मेथड से यह देखना है, तो आपको पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट्स, इसमें रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता है एंड प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। तो यहां पर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा, इस ग्राफ में यहां पर मैं ले लूं रिएक्टेंट कंसंट्रेशन जो ऊपर की तरफ इंक्रीज होगा, एंड मैं यहां पर ले लूं टाइम जो इंक्रीज होता जाएगा इन दैट वे। अब आपको पता है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो यहां पर सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, यहां से स्लोली 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 ये डिक्रीज हो रहा है। अब ये जो पॉइंट है वहां पर टाइम कितना है बेटा? 0। तो 0 टाइम पे सबसे हाईएस्ट जो कंसंट्रेशन है उसको हम लोग R0 बोलेंगे। R0 मींस वो कंसंट्रेशन है जहां पर अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, हाईएस्ट कंसंट्रेशन है इस पॉइंट पे। अब स्लोली स्लोली ये डिक्रीज होगा। मान के चलो ये पॉइंट पे मैं आ रहा हूं और यहां से मैंने टाइम निकाला T1, तो मुझे यहां से कंसंट्रेशन मिल रहा है जिसे हम लोग बोलेंगे R1। अब आफ्टर सम टाइम क्या होगा? तो यदि आप लोग दूसरा एक टाइम ले लो विच इज T2, तो यहां पर आपको कंसंट्रेशन मिलेगा R2। तो कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है कंसंट्रेशन का, उसी को हम लोग बोलेंगे डेल्टा R। और ये डेल्टा R कैसे निकलेगा? R2 माइनस R1 से मिलेगा। लेकिन इस पूरी चीज को हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि ये आंसर मुझे नेगेटिव मिलने वाला है। R1 की वैल्यू R2 की कंपेयर में बड़ी है, तो ये नेगेटिव साइन के पीछे जो वैल्यू है वो बड़ी है, तो इसका मतलब ये है कि ये बड़ी वैल्यू है, दैट मींस नेगेटिव आंसर आएगा। एंड रेट हम फाइंड करने वाले हैं, रेट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, उसे पॉजिटिव करने के लिए हम लोग माइनस साइन से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करती है? माइनस साइन रिप्रेजेंट करती है डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहां पर आपको क्या मिलने वाला है? तो यहां पर आपको मिलने वाला है डेल्टा
T। तो यहां पर आपको एवरेज रेट मिलेगा माइनस डेल्टा R बाय डेल्टा T, जिसको आप लोग लिख सकते हो माइनस R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। तो ये यहां पर आपको क्या मिलेगा, एवरेज रेट मिलेगा। अंडरस्टूड। अब यदि मैं आपको यहां पर इस तरह से स्लोप डिफाइन करूं, स्लोप ड्रॉ करने का ट्राई करूं, तो यहां से मुझे स्लोप मिलेगा और ये पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मुझे R इंस्टेंट फाइंड करना है, जिसे मैं बोलूंगा इंस्टेंटेनियस रेट। इसे क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट। सेम मेथड से ही फाइंड किया जाता है इसे, लेकिन ये छोटा सा चेंज है। तो डेल्टा की जगह हम लोग लिखेंगे D, which represent the smaller change, माइनस dr अपॉन dt। ये जो आया इसे हम लोग R इंस्टेंट बोलेंगे। यही वैल्यू हमको मिलती है स्लोप की, सेम वैल्यू फॉर स्लोप। अंडरस्टूड। फिजिक्स में आप पढ़ते हो स्लोप किस तरह से इसका निकालना है, तो ये आसानी से आप समझ सकते हो। ये हो गया रिएक्टेंट का ग्राफ। अब मुझे प्रोडक्ट का ग्राफ ड्रॉ करना है। यदि मैं प्रोडक्ट का ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं तो मुझे यहां पर लेना पड़ेगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, जो ऊपर की तरफ इंक्रीज होगा, एंड यहां पर आएगा टाइम जो बढ़ता जाएगा। अब आप लोग देखिए कि टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता है, वैसे ही प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो यहां पर कर्व आएगा, अपवर्ड कर्व लाइक दिस। ये कर्व कुछ इस तरह से आएगा। इनिशियली जब जीरो टाइम था तब कंसंट्रेशन भी जीरो है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जीरो। हमें पता है कि जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तब प्रोडक्ट्स नहीं मिलती। जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो मान के चलिए ये पॉइंट पे हमें T1 टाइम मिल रहा है, तो यहां पर हमको P1 कंसंट्रेशन मिल रहा है। ये टाइम को हमको T2 मान लो, तो ये यहां पर हमें P2 कंसंट्रेशन मिल रहा है। तो यहां पर जो डिफरेंस आ रहा है, इस डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा P बोलेंगे। एंड डेल्टा P का मतलब है P2 माइनस P1। P2 की वैल्यू कैसी है, बड़ी है, एंड P1 की वैल्यू कैसी है, छोटी है। तो P2 माइनस P1 करेंगे हम, P2 माइनस P1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डेल्टा P मिलेगा। अंडरस्टूड। चलिए अब यहां से हमें क्या मिल सकता है, डेल्टा T मिल सकता है। यहां पर मुझे डेल्टा T मिलेगा, यहां पर मुझे डेल्टा P मिलेगा। तो अब मुझे एवरेज रेट निकालना है, तो R एवरेज इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। लेकिन यहां पर जो मुझे नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ता था, वो वहां पर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि P2 की वैल्यू ऑलरेडी बड़ी है और उसी को हम पहले लेने वाले हैं। तो यहां पर आएगा P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस P1। ये हमको मिल रहा है R एवरेज। अंडरस्टूड। तो ध्यान ये रखो बेटा, ये नेगेटिव साइन है वो रिप्रेजेंट क्या करती है, मैंने पहले भी बताया है। दिस इज रिप्रेजेंट द डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ reactant, decrease in concentration of reactant which is represented by negative sign। नेगेटिव आंसर आपका पॉजिटिव हो जाने वाला है। अब यदि यहां पर मुझे R इंस्टेंटेनियस निकालना है, तो चलिए एक इंस्टेंट ड्रॉ करते हैं, और यहां पर ये R इंस्टेंटेनियस मिल रहा है। तो R इंस्टेंटेनियस कैसे निकालो बेटा, बोलो। डेल्टा P बाई डेल्टा T है, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, dP अपॉन dt। डेल्टा एंड d दोनों टर्म सेम ही है, सिर्फ फर्क ये है कि डेल्टा जो है वो बड़ा चेंज है, जबकि d जो है वो छोटा चेंज है। बस इतना सा फर्क है। तो आप लोग रेट को डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। यू कैन डिस्क्राइब द रेट बाय द माइनस डेल्टा R बाय डेल्टा T, और यू कैन डिस्क्राइब डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। लेकिन दोनों में फर्क देखो, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। अंडरस्टूड। तो अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी मैंने रेट को ग्राफ से रिप्रेजेंट किया है। अभी और भी चीजें मुझे बतानी है, जिसमें यहां पर देखिए रिएक्टेंट का मोल कितना है 1, एंड प्रोडक्ट के मोल भी कितने हैं 1।
मींस अब तक मोल सेम लेके काम किया, या बोल सकते हैं कि स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम रखा है। अब मैं क्या करूंगा, स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट को चेंज करूंगा, तब केमिकल रेट को किस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है उसके बारे में बात करूंगा। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया नोट? बहुत सिंपल सी चीज मैं बता रहा हूं, देखो ध्यान से। यदि आपके पास किसी भी रेट को डिस्क्राइब करने का तरीका पता है तो आप बहुत आसानी से किसी भी रिएक्शन के लिए रेट को डिस्क्राइब करोगे, लेकिन वो तरीके में ध्यान क्या रखना है, रेट रिप्रेजेंट इन रेफरेंस ऑफ 1 मोल रिएक्टेंट्स और 1 मोल प्रोडक्ट्स। ये पॉइंट जिंदगी भर याद रखना बेटा। रेट ऑलवेज रिप्रेजेंट किया जाता है इन रेफरेंस ऑफ 1 मोल रिएक्टेंट और 1 मोल प्रोडक्ट्स। इसी के रेफरेंस में रेट को डिस्क्राइब किया जा सकता है। जैसे मान के चलो आपके पास है 2 मोल ऑफ A प्लस 3 मोल ऑफ B which react each other and gives 3 मोल ऑफ C and 4 मोल ऑफ D। ऐसा कुछ इक्वेशन बन रहा है मान के चलो। तो अब यहां पर प्रॉब्लम ये है कि 2 and 3 डिफरेंट मोल है, 3 and 4 डिफरेंट मोल है, तो डिफरेंट मोल को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए। पहले तो इस रेट को किस तरह से लिखा जाए, तो रेट को लिखने का तरीका है, A क्या है रिएक्टेंट, B क्या है रिएक्टेंट, तो मैं क्या लिखूंगा माइनस DA अपॉन DT, या फिर मैं लिखूंगा माइनस DB अपॉन DT। समझ में आ रहा है? जरूरी नहीं कि D लिखना, यदि बड़ा चीज लेना चाहते हो तो डेल्टा लिखो, DB लिख सकते हो, डेल्टा भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी की बात है। C एंड D क्या है प्रोडक्ट, तो उसके रेफरेंस में यदि लिखना है तो प्लस लिखो, तो यहां पर आएगा प्लस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T एंड यहां पर आएगा प्लस डेल्टा D अपॉन डेल्टा T। इस तरह से कुछ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ये गिवन रिएक्शन के लिए रेट हो गया। रेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है 1 मोल रिएक्टेंट और 1 मोल प्रोडक्ट के रेफरेंस में, मींस 1 मोल कंपोनेंट होना चाहिए। तो ये कितने मोल के लिए है, 2 मोल के लिए। तो अब यहां पर हम लोग लिखेंगे फॉर 2 मोल ऑफ A द रेट इज माइनस डेल्टा A upon delta T. So what about 1 mole of A? 1 mole of A के लिए कितना होगा, तो क्या होगा बेटा, इक्वेशन देखो, डेल्टा A अपॉन डेल्टा T माइनस तो है, 2 कहां पर जाएगा नीचे, तो ये बनेगा 1/2। तो ये एक्चुअली रेट डिस्क्राइब हुआ 1 मोल के लिए। यदि आप B के लिए देखो तो क्या करोगे आप लोग, यहां पर लिखोगे 3 मोल ऑफ B रेट इज डिस्क्राइब्ड बाय डेल्टा B अपॉन डेल्टा T। सो फॉर व्हाट अबाउट 1 मोल, तो 1 मोल के लिए कितना, तो यहां पर क्या आएगा 3 है तो 1/3। इन शॉर्ट जो स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो 1 अपॉन आएंगे, रिएक्टेंट के है तो माइनस आएगा, प्रोडक्ट के है तो प्लस आएगा। तो यदि इस इक्वेशन को मैं डायरेक्टली लिखूं तो एक्चुअल में इसका रेट मैं किस तरह से लिखूंगा, ये चीज नहीं चलेगी क्योंकि ये 1 मोल के रेफरेंस में नहीं है। 1 मोल के रेफरेंस में लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे हम माइनस 1/2 डेल्टा A अपॉन डेल्टा T, यू कैन राइट D ऑल्सो, इज इक्वल टू यहां पर आएगा माइनस 1/3 डेल्टा B अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस 1/3 डेल्टा C अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस 1/4 डेल्टा D अपॉन डेल्टा T। इस तरह से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप में से कुछ लोगों को सवाल ये हो सकता है
कि सर ए और बी प्लस है तो यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस नहीं आएगा, नहीं आएगा। देखिए एक से ज्यादा रिएक्टेंट या एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स भी है प्रेजेंट कोई भी रिएक्शन के अंदर, फिर भी ध्यान रखो कि किसी एक रिएक्टेंट या किसी एक प्रोडक्ट के रेफरेंस में भी आप रेट को डिस्क्राइब कर सकते हो। 2 मोल ऑफ ए में डिक्रीज जो आएगा वो 3 मोल ऑफ बी के रेफरेंस में आएगा, तो ये -1/2 dA/dt, ये ए जो है वो 1 मोल के लिए आ गया, ये भी 1 मोल के लिए आ गया, ये भी 1 मोल के लिए आ गया, ये भी 1 मोल के लिए आ गया। तो फाइनल आंसर तो हम किसमें ला रहे हैं, 1 मोल के लिए ही ला रहे हैं। अंडरस्टूड? तो किसी एक के बिहाफ में भी आप कैलकुलेट करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैं आपको कुछ इक्वेशन बता दूं, देखो ध्यान से। यदि आपके पास कोई ऐसा इक्वेशन है 5 मोल ऑफ Br minus aqueous plus BrO3 minus aqueous plus 6 mole of H plus aqueous, which give us 3 mole of Br2 aqueous और liquid, जो भी आप लिखो, and 3 mole of H2O liquid। मान के चलो कोई ऐसा रिएक्शन है, तो इसमें ये जो है वो क्या है, रिएक्टेंट, और ये दोनों क्या है बेटा, प्रोडक्ट। अब इसके रेफरेंस में मुझे रेट लिखना है। देखो रेट इज इक्वल टू क्या लिखूं, 5 मोल ऑफ Br माइनस 1/5, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है या नंबर ऑफ मोल है वो नीचे है, -1/5 d Br माइनस बाय dt। d नहीं लिखना तो डेल्टा भी लिख सकते हो आप, डेल्टा t इज इक्वल, ये 1 मोल है तो माइनस डेल्टा BrO3 माइनस अपॉन डेल्टा टी। शायद यहां नहीं दिखेगा तो यहां पर लिखें, इज इक्वल टू, अब इसके रेफरेंस में क्या लिखो बोलो बेटा, -1/6 डेल्टा H प्लस अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, इसके रेफरेंस में क्या लिखूं, +1/3 डेल्टा Br2 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, इसके रेफरेंस में कैसे लिखे, +1/3 डेल्टा H2O बाय डेल्टा टी। तो ऐसे रेट को आप लिख सकते हो, चाहे किसी भी एक से रिप्रेजेंट करो, रेट कॉमन आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ए के रेफरेंस में रेट अलग और बी के रेफरेंस में रेट अलग? एक ही रिएक्शन में दो रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं तो रेट कैसे अलग हो सकता है? रेट आर ऑलवेज कॉमन, ओके, चाहे वो प्रोडक्ट से तय करो या रिएक्टेंट से तय करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ रिएक्शन आपको देता हूं जिसका रेट आपको खुद डिसाइड करना है। जैसे कि एक रिएक्शन जनरल है, क्वेश्चन दे दूं मैं, N1A प्लस N2B gives N3C प्लस N4D। इसका रेट आप खुद से लिखिए। दूसरा क्वेश्चन में दे दूं आपको, नाइट्रोजन गैस है, 3 मोल ऑफ H2 गैस which give us 2 मोल ऑफ अमोनिया गैस। एक और इक्वेशन दे दूं मैं आपको, आपके पास है मान के चलो N2 गैस प्लस O2 गैस which gives 2 मोल ऑफ NO गैस। ओके, तो ये तीनों रिएक्शन के रेट आप लिखिए। अंडरस्टूड? तो कोई भी ऐसा इक्वेशन या कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिफरेंट भी है तो भी बिंदास रहिए, रेट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो मैंने आपको बता दिया है। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा बेटा? आज हम लोगों ने तय किया सबसे पहले पॉइंट में कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो उसमें कंक्लूजन निकल के आया कि हम रेट के बारे में ज्यादातर बात करेंगे। सेकेंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि रेट किस तरह से फाइंड किया जा सकता है। केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं वैसे रेट के अकॉर्डिंग? तो 3 तरह के होते हैं, फास्ट, स्लो एंड मॉडरेट, जिसमें मॉडरेट रिएक्शन को पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हमने देखा कि 2 तरह के रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं जिसमें 2 तरह के रेट निकालेंगे, एक है एवरेज और दूसरा है इंस्टेंटेनियस, राइट? अब दोनों को किस तरह से निकालते हैं उसके बारे में मैंने बात करी। रेट को निकालने का तरीका क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम।
टाइम जनरली सेकंड, मिनट और आवर्स में हो सकता है, जबकि कंसंट्रेशन 99% मोलारिटी में होगा। हाँ, यदि गैसेस सिस्टम है तो मोलारिटी की जगह एटमॉस्फेयर में होगा। उसके बाद हमने ग्राफिकल मेथड से रेट को डिस्क्राइब किया, उसमें हमने इंस्टेंटेनियस रेट को भी निकाला, एंड देन आफ्टर रेट ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, हमने डिफरेंट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो कैसे निकालते हैं उसके बारे में भी बात करें। ओके, तो अब यहाँ पर आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं, कल मिलेंगे अगेन दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।